गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल आज की इस वीडियो में जिसमें हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, हमने पिछली कुछ क्लासों में कार्बन के कुछ स्टार्टिंग के टॉपिक तो किए हैं लेकिन डिटेल नहीं किया। डिटेल करेंगे आज की इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं सीधा आज। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बेटा एलोट्रोप्स क्या होता है? आप लोगों ने आलू की सब्ज़ी खाई होगी, आपने आलू से बने पकौड़े भी खाए होंगे, आपने आलू की पूड़ी भी खाई होगी, आपने आलू के पराठे भी खाए होंगे। इन सब चीज़ों में खास क्या होता है कि सब आलू के बने होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो सब चीज़ें आलू की बनी होती हैं, इसमें आलू सबसे ज़्यादा कॉमन चीज़ है। तो एलोट्रोप्स ऐसा ही होता है। एलोट्रोप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जाम्पल डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टू एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ग्रेफाइट का हेक्सागोनल एरेज होते हैं, प्लेस इन लेयर्स। यहाँ देखेंगे आप लोग तो आपको दिखेगा कि ग्रेफाइट जो है ऐसे हेक्सागोनल ट्रेस की तरह होती है और एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ होता है, जबकि डायमंड का 3 डायमेंशनल हार्ड स्ट्रक्चर होता है ऐसा। बॉन्डिंग में कार्बन बॉन्ड, इसमें ग्रेफाइट में ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स। मतलब ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन होता है वो 3 और कार्बन से बॉन्डेड होता है, लेकिन ये लेयर बनाता है। जबकि डायमंड की बात करें तो डायमंड में क्रॉस बॉन्डिंग होती है। डायमंड एटम इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स फॉर्मिंग अ रिजिड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। बहुत हार्ड स्ट्रक्चर बनाता है, इतना हार्ड कि डायमंड इस दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है। अपीयरेंस की बात करें, दिखने में कैसा है तो स्मूथ एंड स्लिपरी। ग्रेफाइट एकदम स्मूथ होता है, चिकना होता है। डायमंड जो होता है वो बहुत हार्ड होता है। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी होती है? ग्रेफाइट गुड कंडक्टर होता है, अच्छे से कंडक्ट करता है। डायमंड बैड कंडक्टर होता है। ऐसे ही यूज़ की बात करें तो ग्रेफाइट को लिब्रिकेंट और पेंसिल में बनाने में यूज़ करते हैं, जबकि डायमंड जो होता है वो एक कटिंग टूल होता है, उसको ज्वेलरी में यूज़ किया जाता है। दोनों का स्ट्रक्चर आपके सामने है। और एक तीसरा नया वाला स्ट्रक्चर भी है बच्चों। जो नया वाला स्ट्रक्चर है ये कार्बन के एक और पदार्थ का है जिसको कहा जाता है बकमिन्स्टर्स फुलरीन। Diamond can be synthesized by subjecting pure carbon to very high pressure and temperature. Synthetic diamonds are small but otherwise indistinguishable from natural diamonds. तो क्या होता है कि पहले तो डायमंड नेचुरली मिलते थे, माइंस में से, खदानों में से निकाले जाते थे, लेकिन अब डायमंड्स को हम नकली भी बना सकते हैं। आप जानते हैं मनुष्य बहुत चालाक है, तो मनुष्य जो है वो डायमंड को नकली तरीके से भी बना पाता है। लेकिन वो जो डायमंड होते हैं वो थोड़ा छोटे होते हैं, बाकी बिल्कुल उन्हीं के जैसे ही होते हैं। आगे है Fullerenes form another class of carbon allotropes. The first one to be identified was C60, which has carbon atoms arranged in the shape of football. Since this looked like a geodesic dome designed by US architect Buckminster Fuller, the molecules were named fullerene. तो fullerene क्यों नाम दिया गया? fullerene नाम दिया गया वो जर्मन एक ब्रिटिश डिज़ाइन, ब्रिटिश नहीं, यूएस के एक डिज़ाइनर थे, आर्किटेक्ट थे। उन्होंने एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था तो उनके नाम पे कार्बन के स्ट्रक्चर का नाम भी यही रख दिया। अब बात करते हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का वर्सेटाइल नेचर होता है, यानी कि द नेचर ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल्स कार्बन्स टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड और कार्बन कंपाउंड्स। क्यों ऐसा कर पाता है? तो ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि कार्बन के पास 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। एक होता है कैटनेशन, एक होती है टेट्रावेलेंसी। केटनेशन होता है कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटनेशन। मतलब एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बहुत आसानी से बॉन्ड बनाता है, दूसरा कार्बन तीसरे के साथ, तीसरा चौथे के साथ। तो ये जो बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है इसे कहते हैं कैटनेशन। सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड विद हाइड्रोजन विच हैव चेन्स ऑफ अप टू 7-8 एटम्स, बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव। तो सिलिकॉन भी ऐसा करता है लेकिन उसके कंपाउंड रिएक्टिव होते हैं। The carbon-carbon bond is very strong and stable. This gives us a large number of compound with many carbon atoms linked to each other. यानी कि बहुत सारे कार्बन एटम आते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। फिर दूसरा होता है टेट्रावेलेंसी। कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इट कैन बॉन्ड विद 4 कार्बन एटम्स, मोनोवेलेंट एटम्स, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन। यानी कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन एटम्स से जुड़ ही सकता है, साथ में वो छोटे छोटे एटम्स के साथ बहुत आसानी से जुड़ जाता है। One reason for the formation of strong bonds by carbon is its strong size. तो एक रीज़न ये भी कि कार्बन का साइज़ बहुत छोटा है। This enables the nucleus to hold on to shared pair of electrons strongly, जिसकी वजह से कार्बन के जो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वो आसानी से पकड़ सकता है। बाकी एलिमेंट्स के पास ये खूबी नहीं होती। चलिए क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं, लेट अस प्रैक्टिस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है
वाई कार्बन शोज वर्सटाइल नेचर, उसका रीज़न है ये द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इनेबल्स कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो इसीलिए वर्सटैलिटी आ जाती है कार्बन के नेचर में। सेकेंड क्वेश्चन, कलर चेंज कर लेते हैं। वाई डू कार्बन एटम्स फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तो इसका पहला पॉइंट है। सेकेंड आंसर यहाँ से आएगा, इसमें आप लिखेंगे कैटनेशन और फिर आप लिखेंगे टेट्रावेलेंसी, दोनों इसके अंदर आएंगी चीज़ें। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन फुलमिन्स एंड व्हाट इज़ इट्स शेप, यानी कि हमें दो चीज़ें बतानी है। पहले हमें बताना है कि मिनिमम नंबर क्या है, जो कि है 60, और इसकी शेप क्या है, तो कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द शेप ऑफ फुटबॉल, C60 क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। और फोर्थ है अ बॉय शार्पन्स अ पेंसिल at both ends and connects them to the poles of a battery. Will the current flow through the circuit? तो बेटा current flow करेगा, yes करेगा, और क्यों करेगा? yes because graphite is a good कंडक्टर, क्योंकि ग्रेफाइट एक गुड कंडक्टर है इसलिए इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की पावर होगी। तो आपके क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 चारों का आंसर आपको इसी पेज में मिल जाएगा। हम बढ़ते हैं आगे अगली वर्कशीट की तरफ और देखते हैं आज की अगली वर्कशीट किस चीज़ की है। तो जो आज की अगली वर्कशीट जो है वो आपकी मैथ्स की है, और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथ्स में, हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस जो चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले है रिकॉल एंड आंसर, तो रिकॉल कर लेते हैं। रिकॉल करने में क्या है, वो कहता है द साइड ऑपोजिट टू एंगल बी, तो एंगल बी के बिल्कुल ऑपोजिट कौन सी साइड है बेटा, वो है AC, और जो AC है वो इस ट्राइंगल का क्या है, वो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है H। द साइड एडजेसेंट टू C के एडजेसेंट दो साइडें हैं, एक AC है जो कि H है, और एक BC है जो कि इस ट्राइंगल का बेस है। फिर बोलते हैं द साइड ऑपोजिट टू एंगल C, एंगल C के ऑपोजिट क्या है, AB है, और AB इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रहे हैं वो कि एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इन डेली लाइफ। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल देखो ना, राइट एंगल ट्राइंगल का CD दीवार पे लगा दी तो दीवार 90 डिग्री के एंगल पे है, राइट एंगल ट्राइंगल। पेड़ की तरह से अगर पेड़ की परछाई के पास आप खड़े हैं तो जो एंगल बनेगा पेड़ का ज़मीन से वो भी 90 डिग्री का है। वॉच लाइट हाउस जो समुद्र के किनारे होता है उससे अगर किसी जहाज़ को देखते हैं तब भी 90 डिग्री का एंगल बनता है, और अगर आप क्लिफ पे खड़े हैं, समुद्र के पास पहाड़ी पे खड़े हैं और नीचे किसी चीज़ को देखते हैं तो भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। आगे बढ़ते हैं। तो आई एम श्योर नाउ यू कैन फाइंड मेनी मोर एग्जाम्पल्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल फ्रॉम योर सराउंडिंग्स। इन दीज सिचुएशंस वी यूज सम स्पेशल टर्मिनोलॉजी फॉर एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। लेट्स फाइंड आउट अबाउट दीज एंगल्स। वो कह रहा है कि जब ऐसे एंगल बनते हैं तो इन एंगल्स को कुछ स्पेशल नाम दिया जाता है। तो वो जो स्पेशल नाम इनको दिया गया है वो स्पेशल नाम दो हैं। पहला है एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर। व्हेन अ पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन देन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मेक्स एन एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज फॉर्म्ड व्हेन वी लुक अप एंड इट इज मेजर्ड अबव द हॉरिजॉन्टल लाइन। यानी कि अगर एक व्यक्ति खड़ा है, कोई बच्चा खड़ा है, वो ऊपर देखता है तो ऊपर की तरफ देखने पर जो एंगल बनेगा उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। इसका उल्टा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हेन अ पर्सन लुक्स एट एन ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड्स देन द लाइन ऑफ साइट ऑफ ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट मेक्स एन एंगल। दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। यानी कि नीचे की तरफ देखोगे अगर आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो नीचे देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप समुद्र के किनारे खड़े और जहाज़ को देखेंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। सो द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फॉर्म्ड व्हेन वी लुक डाउन एट एन ऑब्जेक्ट। इसे एंगल ऑफ डिप्रेशन कहेंगे।
वो कहता है स्टेप्स टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। कैसे कर सकते हैं सॉल्व? फाइंड एंड फर्स्ट ड्रॉ द फिगर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। फिगर बनाओ, मार्क द पॉइंट्स एंड मेजरमेंट एज गिवन, मेजरमेंट करो, यूज़ द एप्लीकेबल रेशो, रेशो यूज़ करो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और अननोन वैल्यूज़ को निकाल लो। चलो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अब सीधा इस एक्सरसाइज के। तो पहला क्वेश्चन है राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो दो डिफरेंसेस लिखने की बात नहीं है, ये आपका पहला आंसर है। पूरा करना है आपने, एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ लिखा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ लिखा है, कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। ये आपका पहला क्वेश्चन पूरा बनेगा। दूसरा है नेम द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन टावर एंड शिप। तो बेटा टावर तो ऊपर होता है, शिप तो नीचे होता है। बिना डायग्राम देखे मैं बता सकता हूँ कि ये कौन सा होगा, ये होगा मेरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब इस तीसरे क्वेश्चन का बच्चों डायग्राम बनाना है। वो कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ड्रॉ द फिगर फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद प्रॉपर लेबलिंग फ्रॉम अ पॉइंट 65 मीटर अबव द सी लेवल। मतलब सी से 65 मीटर ऊपर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज़ बीटा। किसी क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो बीटा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स सी शेडो इज़ एल्फ़ा। जो नीचे उसकी शेडो है उसका एंगल एल्फ़ा है, और हाइट ऑफ क्लाउड, जो क्लाउड की हाइट है वो 518 मीटर है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। हमने सबसे पहले बना लिया कि भाई सबसे पहले तो सी लेवल बनाते हैं कि समुद्र का तल कहाँ होगा। तो मान लीजिए ये सी लेवल है, नीले रंग से बना दिया। सी लेवल बनाने के बाद सी लेवल से कुछ ऊंचाई पर, अब कितनी ऊंचाई थी याद है आपको? अभी अभी हमने पढ़ा कि सी लेवल से कुछ ऊंचाई है, सी लेवल से 65 मीटर्स की ऊंचाई पर। तो यानी कि मान लेते हैं इस पॉइंट को, तो ये जो ऊंचाई है ये है आपकी 65 मीटर। तो 65 मीटर की ऊंचाई पर एक व्यक्ति है, और यहाँ से जब देखा गया एक बादल को, तो यहाँ बादल, ऊपर हम बना लेते हैं एक बादल, और नीचे इसी बादल की बनी एक परछाई। जब इस बादल को यहाँ से इस व्यक्ति ने देखा, तो यहाँ से एक सीधी लाइन बना लेता हूँ ऐसे डॉटेड। जब व्यक्ति ने इस बादल को देखा तो एक एंगल बना जिसको उसने नाम दिया एंगल बीटा। जब यहीं से नीचे शैडो को देखा, थोड़ा टेढ़ी हो गई लाइन, सीधी कर लेते हैं। जब यहीं से नीचे शैडो को देखा गया तो जो एंगल बना, इस एंगल को नाम दिया एल्फ़ा। और क्लाउड की जो हाइट है, यानी कि ये जो ऊंचाई है पानी से ऊपर क्लाउड की, ये है 518 मीटर। इसको लेबल कर लेते हैं, ए, यहाँ पे बी, ये सी, और ये डी। तो बहुत सिंपल चित्र आपके सामने मैंने डायग्राम बना लिया है। अगली क्लास में हम हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। अभी हमने सिंपल सिर्फ डायग्राम बनाया। तो बच्चों हिंदी की वर्कशीट आपको चैनल में मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए। हम आपसे कल फिर मिलेंगे कल की वर्कशीट्स के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।